हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। एमपीपीएससी 2026 के इस सीरीज में ये हमारा अगला वीडियो है जो कि कलचुरी राजवंश पर है। कलचुरी राजवंश भारत और मध्य प्रदेश का खासकर एक बहुत महत्वपूर्ण राजवंश हुआ है, क्योंकि इनका शासन 550 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक ये मध्य प्रदेश में और भी दूसरे प्रदेशों में शासन करते रहे हैं, बट प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में। दोस्तों, अगर हमारी वीडियोज आपको अच्छी लग रही हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और इजीली अवेलेबल होती रहे। ठीक है। बात करते हैं कलचुरी राजवंश की। तो कलचुरी राजवंश दो शाखाओं में बटा हुआ था। एक था इसका महिष्मती के कलचुरी। ठीक है। महिष्मती के कलचुरी ये एक छोटे समय तक यहाँ पर शासन करते हैं, जिसके संस्थापक थे कृष्ण राज। ठीक है। फिर इसके बाद शंकरगण हुए और बुद्धराज। ये 600 ईस्वी के आसपास, 100 से 150 वर्ष के आसपास ये राजवंश यहाँ से समाप्त हो जाता है। और ये यहाँ के कलचुरी कहाँ चले जाते हैं? त्रिपुरी। कहाँ चले जाते हैं? त्रिपुरी। और ये त्रिपुरी में जाकर शासन करना आरंभ करते हैं। और त्रिपुरी शाखा के जो संस्थापक थे वह थे वामराज। वामराज 675 से 700 ईस्वी के आसपास यहाँ पर राज्य स्थापित करते हैं। दोस्तों, अभी इन सभी राजाओं के बारे में, कलचुरी राजवंश के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू समझा रहा हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से राजा हुए इसमें, कब से कब तक इनका राज्य हुआ। वामराज के बाद कोकल प्रथम हुए और इनका विवाह हुआ नट्टा देवी के साथ। नट्टा देवी एक चंदेल वंशीय राजाओं की बेटी थी। चंदेल वंशीय राजाओं की बेटी थी। ठीक है। इसके बाद आए मुग्ध तुंग। और मुग्ध तुंग के बाद युवराज देव हुए, जिनका बचपन का नाम था केयूरबस। और इनका जो विवाह होता है वो नोहला देवी के साथ होता है। और ये नोहला देवी कहाँ की थी? ये चालुक्यों की बेटियां थी। चालुक्य, ठीक है, चालुक्य राजवंश से संबंध रखती हैं। इससे यह पता चलता है कि कलचुरियों का वैवाहिक संबंध या संबंध किसके साथ था। तो ये जो संबंध इनके रहे हैं, ये ज्यादातर चंदेल, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों के साथ इनके वैवाहिक संबंध रहे हैं। युवराज देव के बाद अगले राजा हुए लक्ष्मण देव। ठीक है। लक्ष्मण देव के बाद युवराज द्वितीय, कोकल द्वितीय के बाद एक महान राजा हुए गंगेय देव। ठीक है। गंगेय देव, ठीक है। गंगेय देव राज करते हैं 1015 से 41। इनका जो महत्वपूर्ण राजा है उनका ईयर भी आपको पता होना चाहिए। तो 10 से 15 से 41 ईस्वी तक ये राज करते हैं। इसके बाद अगले राजा हुए कर्णदेव। कर्णदेव का एक नाम और मिलता है, लक्ष्मीकर्ण। ठीक है, लक्ष्मीकर्ण। तो कर्णदेव या लक्ष्मीकर्ण ये 1041 से 1072 के आसपास राज करते हैं। इसके बाद यशकर्ण, गयकर्ण और विजय सिंह। ये इतने महत्वपूर्ण राजा नहीं है, ठीक है। बट अंतिम राजा है विजय सिंह, जो कि 1240 में रहता है और यहाँ से इनका राज खत्म हो जाता है। और मुस्लिमों के आक्रमण आक्रमण की वजह से धीरे धीरे कलचुरी राजवंश या दूसरे राजवंश भी क्षीण हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर मुगलों का या मुस्लिम राजा, मुस्लिम जो शासक हैं, उनका यहाँ पर शासन आरंभ हो जाता है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक बात समझ आई। अब मैं कलचुरी राजवंश के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, आइए। तो महिष्मती के कलचुरी के बारे में पहले समझते हैं। तो महिष्मती के कलचुरी, बताया अभी कि कृष्णराज इसके संस्थापक थे 550 से 575 ईस्वी। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो अभी बताया, राजधानी थी महिष्मती। राजधानी थी महिष्मती, ठीक है, जो कि महेश्वर में पड़ती है। ठीक है। इसके बाद शंकरगढ़ और बुद्धराज हुए। चालुक्य राज मंगलेश ने, चालुक्यों ने इन्हें बेसिकली बुद्ध राज को यहां से मार भगाया। और ये कालांतर में जाकर कहाँ बस जाते हैं? त्रिपुरी में। त्रिपुरी में बस जाते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में अगर थोड़ा प्रमुख तथ्यों की बात करें, तो जो कलचुरी हैं, इन्होंने अपना संवत चालू किया था 248 ईस्वी में। 248 ईस्वी में अपना संवत चलाया था, ठीक है। कुछ कहा जाता है कि 100 वर्षों तक इनका संवत चला था। कलचुरी शब्द संस्कृत जन्य
प्रतीत ना होने से, यानी जो कल्चुरी शब्द है बेसिकली संस्कृत जन्य प्रतीत नहीं होता, इसी की वजह से इन्हें कहा कुछ विद्वान मानते हैं कि विदेशी मूल के राजा थे। ठीक है। दूसरा, कुछ राजाओं का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो हमारा प्राचीन है वंश था, उस वंश से यह वंश संबंधित है। ठीक है। तो चलिए, इस पे चूंकि विवाद है विद्वानों के बीच, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम, जो हमारी मेन शाखा है कलचुरी का, त्रिपुरी की कलचुरी। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरी के कलचुरी के बारे में बात करें तो 675 से 675 में यह त्रिपुरी की कलचुरी शाखा इस्टेब्लिश होती है, यहाँ संस्थापना होती है। और इसके संस्थापक थे वामराज। 675 से 700 ईस्वी तक तो यही राज करते हैं, और इनकी राजधानी थी त्रिपुरी। त्रिपुरी, या जिसे आप तेवर भी कह सकते हैं। ठीक है, त्रिपुरी या तेवर। ठीक है, जो कि जबलपुर के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है। मध्य प्रदेश में कलचुरियों की जो महत्वपूर्ण शाखा थी वो यही थी, त्रिपुरी के कलचुरी। और बामराज देव द्वारा इसकी स्थापना डाहल क्षेत्र में की गई थी। ठीक है, डाहल क्षेत्र में की गई थी। एक शासक आया था अल बरूनी। अल बरूनी ने जो इसको अल बरूनी जो आया था, उसने बेसिकली डाहल के शासक, त्रिपुरी को किसका शासक बोला है? डाहल। ठीक है। तो यह, तो ये जो डाहल क्षेत्र था, ये डाहल देश या डाहल का क्षेत्र जो है, ये यमुना नदी से नर्मदा नदी के मध्य का जो भाग है, उस क्षेत्र को डाहल देश कहा गया था। ठीक है। दूसरा, यमुना के दक्षिण तट पर और उत्तर पश्चिम में चंबल से लेकर, चंबल नदी से लेकर दक्षिण पूर्व में करबी तक का जो क्षेत्र है, उसे चेरी देश कहा गया है। ठीक है। और ये जो पूरा पूरा अपना बुंदेलखंड है, पूरा बुंदेलखंड ही चेरी देश है। जब मैं 16 महाजनपद पढ़ा रहा था, तो मैंने चेरी देश के बारे में बात किया था कि जो 16 महाजनपद थे उनमें एक चेरी देश है, और यहाँ का ये पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश के क्षेत्र के साथ साथ आज का जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, उसका भी बुंदेलखंड क्षेत्र चेरी देश के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यमुना नदी का तट क्षेत्र और चंबल नदी के तट क्षेत्र से लेकर पूर्व में करबी तक का क्षेत्र, ये चेरी देश कहलाता है। ठीक है। तो दो चीजें समझना है, त्रिपुरी तेवर में तो ये राज करते थे, बट इनको, जो कलचुरी थे, इनको डाहल देश का भी शासक कहा जाता था। ठीक है। और आप एक साथ और कह सकते हैं कि चंदेल देश, जो माफ करिएगा, चेरी देश, चेरी देश है, वहां पर भी इनका शासन था। ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे दूसरे राजा की। तो दूसरे राजा हुए कोकल प्रथम। कोकल प्रथम के समय ही कलचुरी बेसिकली अपने शक्ति का उत्थान किया। ठीक है। वामराज ने स्थापना की थी, बट प्रमुख रूप से जो कलचुरियों का जो राजवंश फला फूला, वो कोकल प्रथम के समय पर हुआ। कोकल की शादी हुई थी नट्टा देवी से, और नट्टा देवी चंदेल वंश की रानी थी। ठीक है, राजकुमारी थी। ठीक है। और कोकल की पुत्री का विवाह जो है वो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय के साथ हुआ था। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो चंदेल ये कलचुरी वंश है, माफ करिएगा, कलचुरी वंश है, कलचुरी वंश का जो वैवाहिक संबंध रहा है, यह चंदेलों, चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के साथ रहा है। ठीक है। तो कोकल के कहा जाता है 18 पुत्र थे। ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा पुत्र था वह था मुग्ध तुंग। मुग्ध तुंग बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं है। ठीक है। इसलिए ज्यादा इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मुग्ध तुंग के बाद इसके दो बेटे हुए, एक का नाम था बाल हर्ष और दूसरे का नाम था केउरबस। यही केउरबस आगे चलकर युवराज देव के नाम से प्रचलित हुआ, और यह कलचुरी वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ। ठीक है। युवराज देव की बात करें तो युवराज देव जो है, मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग में, मध्य प्रदेश के अलावा भी आप कह सकते हो देश के एक बड़े भूभाग पे शासन करता है। इसका विवाह होता है नोहला देवी के साथ।
नोहला देवी के साथ। ठीक है। ये नोहला देवी कौन थी? तो ये चालुक्य वंशीय राजाओं की पुत्री थी, और ये खुद अपनी बेटी का विवाह कहाँ करता है? राष्ट्रकूट वंश पे। ठीक है। राष्ट्रकूट राजा था अमोघ वर्ष तृतीय, इससे इसका विवाह हुआ था। किसका? कुंदका का। ठीक है। बिल्हारी में एक शिलालेख मिला जिसमें युवराज देव की काफी प्रशंसा की गई है, बिल्हारी के शिलालेख के अनुसार। ठीक है। एक चीज और समझना है, जो युवराज देव है, युवराज देव को जेजाक भुक्त के राजा यशो बर्मन ने पराजित कर दिया था। ठीक है। यशो बर्मन ने इसे हराया था। ठीक है। इसको, युवराज देव को। अब आपको एक चीज समझना है कि ये सिर्फ एक राजा नहीं, बट ये साहित्य का आश्रयदाता भी था, और इसके दरबार में एक महत्वपूर्ण साहित्यकार थे जिनका नाम था राजशेखर। ठीक है। कुछ समय तक ही राजशेखर इसके दरबार में रहे हैं, और राजशेखर के द्वारा जो रचित कुछ पुस्तकें हैं जिनमें महत्वपूर्ण है रामायण बाल रामायण। ठीक है। पहला है। दूसरा है बाल भारत। तीसरा है कर्पूर मंजरी। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। कर्पूर मंजरी, एमपीपीएससी। ठीक है। काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, ये बहुत प्रसिद्ध कार साहित्यकार हैं राजशेखर। ठीक है। काव्य मीमांसा है। ठीक है। इनके ये प्रमुख कृतियां हैं राजशेखर की: बाल रामायण, बाल भारत। ठीक है। बाल भारत, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। ठीक है। ये ज्यादातर सवाल इनसे ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं कि कौन साहित्यकार थे इनके मंडली में, उन्होंने क्या रचनाएं की हैं। तो ये समझना है कि युवराज देव प्रथम के जो दरबार में एक साहित्यकार थे वो कौन थे? राजशेखर। और इनके द्वारा कृत ये कुछ बुक हैं, पुस्तकें हैं: बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवराज देव जो इनकी रानी थी नोहला देवी। ठीक है। नोहला देवी से बहुत प्यार करते थे, और इनके इच्छा अनुसार ये शिव के उत्कृष्ट मंदिरों का निर्माण भी करवाते हैं। रीवा, जिसे पहले गुर्गी भी कहा जाता था, चंद्रेही, बिलहरी, ठीक है, यहाँ पर शिव मंदिर और मठ का निर्माण कराया। ठीक है। भेड़ा घाट के समीप ही ये एक गोल आकार के खुली छत वाला मंदिर का निर्माण कराते हैं, और इसे 64 योगिनी को समर्पित कर देते हैं। क्योंकि इसका आकार कैसा था? गोलाकार था, इसीलिए बाद में ये गोलकी मंदिर या मठ के नाम पे प्रचलित हो गया। गोलकी मंदिर या मठ के नाम पे प्रचलित हो गया। तो अगर ये सवाल आता है कि गोलकी मंदिर कौन से राजवंश ने कराया था, तो चालुक्यों ने करवाया था। माफ करिएगा, कलचुरियों ने कराया था। ठीक है। कलचुरियों ने कराया था। और ठीक है, ये किसको समर्पित है? 64 योगिनी को। और ये भेड़ाघाट के समीप है। ठीक है। इसके अलावा इनकी जो रानी नोहला देवी थी, नोहला देवी ने दमोह, जिसे नोहट कहा जाता था, दमोह में नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। नोहलेश्वर शिव मंदिर का, अपने नाम पे शिव मंदिर का निर्माण कराती हैं। ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो नोहला देवी थी वो कहीं ना कहीं शिव भक्तिनी रही होंगी। ठीक है। इनके दरबार में एक इनका मंत्री था भाग मित्र। ठीक है, या भागु नारायण। ये बहुत चतुर मंत्री था, इसलिए भी इसका इतिहास में जिक्र किया गया है। ठीक है। तो युवराज देव के बारे में अगर कुछ तथ्य हम समझें, तो ये तथ्य क्या है? तो पहली चीज तो ये है कि ये इनका विवाह होता है नोला देवी के साथ, जो चालुक्य वंश की एक राजकुमारी थी। अपनी बेटी का विवाह राष्ट्रकूट राजा के साथ करते हैं। बिल्हारी में एक शिलालेख मिलता है जहां पर इनकी प्रशंसा खूब की गई है। युवराज देव को हराता कौन है? तो जेजाक भुक्त के राजा थे यशो बर्मन ने पराजित किया था। ठीक है। और यह साहित्य के आश्रयदाता थे, और इनके साहित्यकार थे राजशेखर की इनके दरबार में राजशेखर ने कुछ कृतियां लिखी जिसमें बाल रामायण, बाल भारत,
कर्पूर मंजरी तथा काव्य मीमांसा की रचना की थी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अपनी पत्नी के लिए शिव मंदिरों का भी निर्माण कराया था, जो कि रीवा या चंद्रेही में करवाया था। भेड़ा घाट के समीप एक गोलकी मंदिर या मठ का भी निर्माण कराया था, और बाद में इसे 64 योगिनी मन को समर्पित कर दिया था। ठीक है। नोहला देवी ने खुद दमोह में नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाती हैं, और इनके दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था भाग मित्र या भाग भागु नारायण। ठीक है। अब बात करते हैं अगले राजा की। तो अगले राजा हैं लक्ष्मण राज। ठीक है। लक्ष्मण राज गद्दी पर बैठते हैं 945 से 97 ईस्वी के आसपास। लक्ष्मण राज की बेटी का विवाह इसके साथ होता है चालुक्य वंशीय विक्रमादित्य चतुर्थ के साथ। विक्रमादित्य चतुर्थ के साथ। और इन्हीं की बेटी का पुत्र था तैलप द्वितीय, जो एक बहुत महान शासक हुआ था। ठीक है, तैलप द्वितीय। ठीक है। तैलप द्वितीय ने ही राष्ट्रकूटों को परास्त किया था, राष्ट्रकूटों को हराया था, और कल्याणी में चालुक्य राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि लक्ष्मण राज की बेटी थी। ठीक है। इसका विवाह कहाँ हुआ? चालुक्य वंश के विक्रमादित्य द्वितीय के साथ। और चालुक्य वंश में ही इन्हीं की बेटी बोथा देवी थी। बोथा देवी का बेटा था तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय एक महान योद्धा और शासक था, और इसने राष्ट्रकूटों को परास्त कर जो कल्याणी है वहां पर चालुक्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो ये तो रहे लक्ष्मण राज 945 से 97 ईस्वी। इसके बाद राजा हुए युवराज देव प्रथम द्वितीय, माफ करिए, युवराज देव द्वितीय। युवराज देव प्रथम इससे पहले हो चुके थे, जिसे केयूर वर्ष भी कहा गया था। ठीक है। युवराज देव द्वितीय। युवराज देव द्वितीय 980 से 990 एक छोटे अंतराल में शासन करते हैं। ये मालवा के परमार राजा जो मुंज थे, ये त्रिपुरी पर चढ़ाई कर देता है। कौन? मालवा के परमार राजा मुंज। राजा मुंज त्रिपुरी पर चढ़ाई कर दी, और इस युद्ध में कई सेनापति, जो कलचुरी वंश के कई सेनापति हैं, मारे गए। लेकिन युवराज देव द्वितीय डरकर भाग जाता है, और जब ये डरकर भाग जाता है तो इसका नाबालिग पुत्र रहता है, उसको राजा बना देते हैं इसके मंत्री लोग। और जब ये वापस आता है युवराज देव द्वितीय, तो इसको ये लोग मार देते हैं। क्या करते हैं? मार देते हैं, क्योंकि कायरता दिखाया था और भाग गया था। और जबकि यहीं पर कई इसके महत्वपूर्ण सेनापति मारे गए थे, तो जब ये वापस आता है तो इसको मार दिया जाता है। ठीक है। तो ये तो रहा युवराज देव द्वितीय के बारे में। इसके बाद इसी का पुत्र, जिसे कम अल्पायु में राजा बनाया गया था, उसका नाम था गंगेय देव। दोस्तों, गंगेय देव एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ है, और एक लंबे समय तक ये राज करता है। ठीक है। 1000 करीब 1015 ईस्वी से लेकर 1041 ईस्वी तक ये राज करता है। ठीक है। अल बरूनी ने इसकी प्रशंसा की थी और इसे डाहल का शासक कहा था। मैंने पहले ही बताया था कि ये डाहल देश के भी शासक थे। कई बार त्रिपुरी के साथ इनको डाहल देश का शासक या चेरी देश का भी शासक कहा जाता है कलचुरियों को। ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। त्रिपुरी से इसके सिक्के भी मिले हैं। त्रिपुरी से इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, और इसने अनेक विजय की है। परंतु ये राजा भोज से, जो कि परमार वंश के राजा थे, राजा भोज, उनसे हार गया था। और यहीं से कहावत प्रचलित हो जाती है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मतलब है गंगू मतलब गांगेय देव, और तेली का मतलब है तैलप। समझ आई बात? तो यहीं से कहावत प्रचलित हो गई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। गांगेय ने कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार को हराकर वहां कब्जा किया था। ठीक है। तो कन्नौज में भी गांगेय देव ने कब्जा किया था, किसको हराकर? गुर्जर प्रतिहारों को हराकर। ठीक है। तो ये तो गांगेय देव के बारे में है। ठीक है। गांगेय देव काफी लंबे समय तक शासन करता है, और बाद में यह अपने बेटे को सत्ता देकर और चला जाता है प्रयाग अपने 100 रानियों के साथ। कितनी? 100 रानियां। ठीक है। 100 रानियों के साथ ये प्रयाग चला जाता है, और वहां पर
यह मृत्यु को प्राप्त होता है 1041 में, 1041। ठीक है। इसके बाद जो अगले राजा हुए वो हुए लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव। लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव। लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव, ये 10 से 41 से 1072 ईस्वी तक ये राज करते हैं। और इनको कुछ उपाधियां मिलती हैं, जैसे त्रिकलिंगाधिपति। ठीक है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि मिलती है। और कहा जाता है यह सबसे प्रतापी कलचुरी राजवंश का राजा था। सबसे प्रतापी कौन? लक्ष्मीकर्ण, या जिसे कर्णदेव के नाम से जाना गया। ठीक है। इसने गुजरात के चालुक्य और राजा भोज के गुजरात के चालुक्यों के साथ मिलकर इसने राजा भोज को मार गिराया था। ठीक है। तो गुजरात के चालुक्यों के साथ ये संधि करके और राजा भोज जो परमार वंश के राजा थे इनको मार देता है। ठीक है। रासमाला के अनुसार 136 राजा कर्णदेव की अधीनता मानते थे। तो इसको ऐसे ही सबसे प्रतापी राजा नहीं कहा गया है, क्योंकि रासमाला के अनुसार कहा जाता है कि 136 राजा थे भारतवर्ष के जो इसकी अधीनता स्वीकार करते थे। ठीक है। इसके बाद से ही इसके लक्ष्मीकर्ण यानी कर्णदेव के बाद से ही जो कलचुरी शक्ति है इसका पतन होना आरंभ होता है। और धीरे धीरे चूंकि 10वीं शताब्दी से जो मुस्लिम शासक है उनका आक्रमण और ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह भी है कि जो भारतवर्ष के जो शासक थे वो कहीं ना कहीं आपस में लड़के और उनकी शक्तियां क्षीण हो गई थी, और इसलिए भी विदेशी शासकों ने यहाँ पर आक्रमण करना चालू कर दिया था। ठीक है। इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए, जैसे कि कर्णावती नगरी बसाया था। कर्णावती नगरी है आज के डेट पे जबलपुर के पास, तेवर त्रिपुरी के निकट है। ठीक है। अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण भी कर्णदेव ने ही कराया था। तो अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण कौन कराया था? तो कलचुरी कलचुरी के राजा जो कर्णदेव थे इन्होंने ही करवाया था। ठीक है। आशा करते हैं बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बात करते हैं अगले राजा की। अगला राजा क्या है? गयकर्ण। इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार हाथी में बैठकर ये जा रहा था और बैठे बैठे इसको नींद लग गई, और इसकी माला किसी पेड़ में फंस गई और उससे इसके गले में फांसी लगती है, और ये क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है। ये तो हाथी आगे चला गया, बाद में पता चला कि गैकर्ण क्या हुआ है? खत्म हो गया। ठीक है। इसमें जो अंतिम राजा है, अंतिम राजा हुए कौन? ये इनका जो राजवंश चलता है ये विजय सिंह है। अंतिम राजा विजय सिंह होता है, और ये 1240 तक, इनका 1240 ईस्वी तक इनका राज चलता है। और इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जो मुस्लिम शासक हैं वो आते हैं और इनकी सत्ता क्षीण हो जाती है, और ये फिर मुस्लिमों के अधीन सामंत के रूप में कार्य करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कलचुरी राजवंश के बारे में आपको समझ आया होगा, आशा करते हैं। जितना भी फैक्ट जिन कुछ पुस्तकों से मैं ले सकता था, ठीक है। एक तो मध्य प्रदेश अतीत और आज, जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और ऑथेंटिकेटेड बुक है, उससे मैंने ज्यादातर इसके फैक्ट्स लिए हैं। ठीक है। तो इसलिए जो फैक्ट्स आपको हमने दिया है वो बहुत रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है। एमपीपीएससी या किसी भी मध्य प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।